एक एक गोली मेरे घर वालों के लिए काफ़ी है, मेरे परिजन के लिए काफ़ी है। कौन सा क्रांतिकारी ऐसा बोल सकता है? दैट वाज आज़ाद फॉर द इंडियन रिवॉल्यूशन। और वो इंसान दल का सबसे बड़ा सेनापति बनता है। जैसा भगत सिंह को मूवीज में दिखलाया जाता है, भगत सिंह वैसे कभी थे ही नहीं। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट जॉली नेचर्स। उसको पिक्चर भी देखनी है, उसको खाना भी खाना है, उसको मक्खन भी करना है, दूध दही सब कुछ चाहिए। येट अगेन जब भी हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हम राजगुरु और सुखदेव को सदैव भूल जाते हैं। ऐसा भी हुआ हो उस कृत में कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ रही थी तो राजगुरु ने अपना काला पर्दा उठा के देखा होगा कि भगत सिंह को पहले फांसी तो नहीं चढ़ गई। दैट वाज राजगुरु। वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज। एंड प्लान ऑफ एक्शन किसने बनाया? सुखदेव थापर। इट इज लाइक येट अगेन कि साहब जब सारे एक्शंस की डिवाइस हुई तो भगत सिंह ने सर्वप्रथम इस चीज़ को बोला कि ऐसा ऐसा करना है। सुखदेव वॉज एट अ डिफरेंट साइड कि यस वी शैल डू दिस एंड वी हैव टू डू दिस एनी हाउ। इससे बड़ा राष्ट्र का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। येट अगेन जब भी हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हम राजगुरु और सुखदेव को सदैव भूल जाते हैं कि इनकी क्या कुर्बानियाँ रही हैं, इनकी क्या कहानियाँ रही हैं। राजगुरु वॉज अ मस्त मौला फिगर, भगत सिंह वॉज अ आइडियोलॉजिकल फिगर। एंड सुखदेव की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली सुखदेव थापर की, सुखदेव थापर हैड ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज विद भगत सिंह कि तुम कहाँ सही, हम कहाँ गलत, हम कहाँ गलत, तुम कहाँ सही। एक पथ पे चलना है, कितना दूर जाना है, राष्ट्र को एक साथ कैसे निर्धारित रूप से एक साथ चलाना है। दैट वॉज सुखदेव। भगत सिंह पे अगर वैचारिकता थी तो सुखदेव के पास उसका रण था। सुखदेव के पास अगर पुस्तक थी तो भगत सिंह के पास उसका उत्तर था। भगत सिंह के पास अगर विचार था तो सुखदेव के पास उसका ग्रहण था। सुखदेव के पास अगर अग्नि थी तो भगत सिंह के पास उसकी ज्योत थी। दैट वॉज द बॉन्ड दैट सुखदेव एंड भगत सिंह शेयर्ड। येट अगेन दोनों के दोनों क्रांतिकारी वर वेरी वेरी आइडियोलॉजिकल एंड येट अगेन राजगुरु उनसे टोटली डिफरेंट है। क्योंकि जब एक्शन हो जाता है, प्लान ऑफ एक्शन इज डिवाइस्ड। राजगुरु वॉज येट अगेन सब हो गया, वी आर डन, नेक्स्ट व्हाट इज टू बी डन। आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किधर करना है। जैसे बॉन्डिंग की बात होती है ना, वो बॉन्ड कैसा था इस चीज़ को हम समझेंगे। वो बॉन्ड कैसा था इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ किस्सा, ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि राजगुरु मस्त मौला क्यों थे और इनकी डांट इतनी क्यों पड़ती थी, आज़ाद से क्यों इनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। इसके तमाम किस्से हैं। देयर वाज अ किस्सा वेयर भगत सिंह एंड राजगुरु वॉज टू एस्केप। इनको निकलना था किसी स्टेशन से। भगत सिंह 2 रातों से कभी नहीं सोए थे, बहुत नींद में थे, बहुत ज़्यादा नींद में। लेकिन कैसे ट्रस्ट करें कि राजगुरु पे भरोसा कर लिया जाए इस मामले में, सोने के मामले में, जो खुद सोने के मामले में कुंभकर्ण है। ऐसे कौन बतलाते हैं? भगवान दास मौर्य और विजय कुमार सिन्हा, जो खुद HSRA के क्रांतिकारी थे, कि भाई तुमसे बड़ा कुंभकर्ण कोई है ही नहीं। एंड राजगुरु यूज्ड टू से कि हाँ मैं उससे बड़ा हूँ। आप एक रेलवे स्टेशन पे हैं, आप रेलवे स्टेशन से आपकी 2 बजे की ट्रेन जानी है। भगत सिंह रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, राजगुरु रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं। भगत सिंह राजगुरु से बोलते हैं, देख भाई ऐसा है, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, अब नहीं झेला जा रहा है, प्लीज मुझे 1:30 बजे जगा देना। राजगुरु जगा दूंगा यार, क्यों टेंशन लेता है तू, मैं जगाऊंगा तुझे, तू सो जा, मैं देख लेगा। भगत सिंह फिर से बोलते हैं, पक्का ना? राजगुरु भी लगा, अरे पक्का भाई, टेंशन नहीं ले। तो भगत सिंह भी लाइक कि चलो ठीक है, इतना ट्रस्ट से बोला है भाई, जगा ही देगा, सिंपल सी बात है। भगत सिंह सो गए, ओवरकोट डाल दिया राजगुरु के ऊपर। समय होता है, एक आवाज आती है घंटे की, टन। भगत सिंह बोले कि 1 बज गया है शायद। फिर से आवाज आती है, टन। 2 बज गए। 2 बज गए। भगत सिंह हड़बड़ाहट में उठते हैं, ये हो क्या रहा है। फिर एक और आवाज आती है, टन। 3 बज गए। फिर एक और आवाज आती है, टन। और ये 4 बज गए। अब भगत सिंह सोचते हैं 12 ना बज जाए, उठ जाना चाहिए। जब उठते हैं तो देखते हैं कि राजगुरु भाई साहब खर्राटे मार के मस्त सो रहे हैं। तो उनको उठाते हैं, कहते हैं, अबे भाई रघुनाथ, मैंने क्या बोला था तुझसे। रघुनाथ बुलाते थे उन्हें। इट इज़ लाइक दल में हर इंसान के स्यूडोनेम थे। कोड आज़ाद वॉज टू बी कॉल्ड बलराज, भगत सिंह वॉज टू बी कॉल्ड रंजीत, भगवती भैया वॉज टू बी कॉल्ड बापू, एंड रघुनाथ वॉज द ऑफिशियल नेम फॉर राजगुरु। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि कभी भी CID को इस चीज़ की भनक न लग पाए कि इनका असल नाम क्या है। दैट इज हाउ HSRA वर्क। मैंने क्या बताया, इट इज संयोजित, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेटेजाइज्ड। यस। राजगुरु जब उठते हैं तो बोलते हैं कि सर की कसम कुछ भी नहीं पता मुझे क्या हुआ। दैट वॉज अ राजगुरु। लेकिन यही मस्त मौला राजगुरु जब अपना केंद्र निर्धारित करता था
तो एवरीथिंग वॉज डिवाइज्ड। जब अपना बलिदान का अंक उसने सबसे पहले पाया तो ही वॉज डिवाइज्ड। और शिव वर्मा तो यह तक लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि साहब, इसका सही रूप वैसे भगवान दास मोहर ने दिया है कि शायद ऐसा भी हुआ हो, हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा भी हुआ हो उस कृत में कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ रही थी, तो राजगुरु ने अपना काला पर्दा उठा के देखा होगा कि भगत सिंह को पहले फांसी तो नहीं चढ़ गई। दैट वाज राजगुरु। इतने लेवल का कंपटीशन। इट वाज लाइक, मैंने बताया ना, इश्क में भी रकीब होता है, जैसे भगवान दास मोहर बतलाते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो रकीब था, इनका सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी था, दैट वाज भगत सिंह। कि बलिदान का जो सर्वोच्च अंक है उसको सर्वप्रथम मैं ही प्राप्त करूंगा और बस मैं ही प्राप्त करूंगा। And I think that's why he's so special. Yes, आजाद एंड राजगुरु शेयर्ड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट दैट? आजाद कितना प्रेम राजगुरु से करते थे, राजगुरु कितना प्रेम आजाद से करते थे, इस चीज को समझने के लिए एचएसआरए की नींव को समझना जरूरी है। घर का सबसे नटखट बच्चा, Yes. सबसे नादान बच्चा, Yes. जिसका हर बार हाथ पकड़ के इसको चलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। Yes. लेकिन जब बात परिवार पर आ जाए तो ये बंदूक तान के खड़ा हो जाएगा कि बिल्कुल। कौन मेरे देश के खिलाफ बोलने की बिल्कुल हिम्मत कर रहा है। बिल्कुल ये आजाद और राजगुरु जी का। बिल्कुल। जब जब परिवार की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम आजाद का आता है और सबसे नटखट बच्चे का नाम राजगुरु का आता है। लेकिन यही नटखट बच्चा सबसे ज्यादा प्रिय था उस दल को, क्योंकि इसी दल के नटखट बच्चे को सबसे ज्यादा विश्वास प्राप्त था कि कोई भी दोगलेबाजी कर सकता है, कोई भी धोखेबाजी कर सकता है, मगर दिस राजगुरु cannot do this any time, any moment. He was for the nation, for this belief that बलिदान is my धर्म। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। किस्सा तो यहां तक है कि साहब एक बार ट्रेन पे आजाद और राजगुरु मस्त अपना ये लोग जा रहे होते हैं। आजाद वॉज इन अ डिफरेंट रूप, राजगुरु इन अ डिफरेंट रूप। राजगुरु वो तो आजाद ने बोला होता है कि देख, कोशिश करना कि तू चुप ही रहे, कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना बोले। दूसरे कॉमरेड से बोला होता है कि तुम अपन क्या है, अपन राम राम के गाने गाएंगे, खिड़की पे खड़े होंगे, बातचीत करेंगे, दोहरे फरमाएंगे, श्लोक फरमाएंगे। बिकॉज ऐसा क्यों? इसका कारण था कि भाई सीआईडी आगे पता लग जाएगा ये क्या है। जैसे ही ट्रेन बुंदेलखंड की माटी पे पहुंचती है, बुंदेलखंड की माटी कैसी है? बुंदेलखंड की माटी इज वॉरफेयर माटी। इसको कहते हैं ना युद्ध, युद्ध, युद्ध की नीति की मिट्टी। राजगुरु देख लेते हैं बाहर, राजगुरु देखते हैं यार ये तो हमारी मिट्टी ऐसे लग रही है, महाराष्ट्र की मिट्टी ऐसी लग रही है। महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी? जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज ने गुरिल्ला वॉरफेयर को जन्म दिया। वहां राजगुरु ने बोल दिया कि साहब ये हमारे देश की माटी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की माटी है। आजाद बार बार उन चीज को कैसे ना कैसे करके इग्नोर कर रहे थे कि नहीं नहीं यार, मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल। एट द एंड उन्होंने सारी चीजें बोली दी। अंततः हुआ कुछ भी नहीं। जब दल में वो वापस गए तो आजाद ने इस चीज को समझाया कि साहब इस चीज में तुम कितनी बड़ी गलती कर सकते थे। हालांकि आजाद ने ट्रेन में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर यह भी बोला कि बस कर जा, और आजाद को इस बात का कितना बुरा लगा था कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ एक शब्द बोल दिया सिर्फ राजगुरु को चुप कराने के लिए। हालांकि उनका व्यक्तिगत रूप कभी भी ऐसा नहीं था। उन्होंने इस चीज़ को इसलिए बोला था कि जिससे वह दल का वह क्रांतिकारी चुप हो जाए और समझे इस चीज़ को, इस चीज़ की चेष्टा को, कि हर चीज़ हर समय हर जगह नहीं बोली जाती है। और जब आज़ाद ने राजगुरु की चीज़ बोली तो आज़ाद के आंख में आंसू थे और राजगुरु को दबा के वो बैठ गए। So that the whole operation and the organization doesn't get compromised. Yes, yes. Azad was to portray every belief, every belief, every belief. Azad was a firm man. आज़ाद खुद हफ्ते भर खुद नहीं खाएंगे, लेकिन दल के हर कण को खिलाएंगे। इसका किस्सा तो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ बिल्कुल प्रिय है। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप के एडिटर व फाउंडर थे, जो क्रांतिकारी मैगजीन का या क्रांतिकारी न्यूज़पेपर का सबसे अहम अंक था। इसका सेटअप कानपुर में था। साहब होता यह है कि गणेश शंकर विद्यार्थी आज़ाद से मुलाकात करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी बोलते हैं कि घर की स्थिति कैसी है मित्र? आज़ाद बतलाते हैं सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी को इस बात का ज्ञात था कि घर पे कोई ना कोई कमी है, पैसों की सदैव कमी रहती है। और खासकर क्रांतिकारी आंदोलन में जो क्रांतिकारी एक बार घर से बाहर निकल गया सो बाहर निकल गया, वो घर परिवार वापस ध्यान नहीं रख पाएगा। बिल्कुल, और घर वैसे भी परिवार आई थिंक वापस- चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो एक इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से आते थे। यस बिल्कुल। In fact, I tell you one thing, every of the comrade who belong to HSRA, yeah, any Indian freedom struggle revolt, most of them, 95% of them, they came from not even a pinch of the family who had earning, not even the pinch of the family who had earning.
आज़ाद जिस जगह से आते थे साहब, उस जगह को यही नहीं पता था कि आज़ादी का संग्राम भी चल रहा है। बलविंदर जीत सिंह बड़ैच अपनी पुस्तक में ये चीज़ को आधार करते हैं। और वो इंसान दल का सबसे बड़ा सेनापति बनता है जिसको यही नहीं पता है, जिसके गांव को यही नहीं पता है कि आंदोलन क्या है, स्वतंत्रता का सार क्या है। गणेश शंकर विद्यार्थी जब उनसे मिलते हैं तो पूछते हैं घर की स्थिति कैसे, ही सेड कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ ठीक है। उनको पता होता है कि स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको पैसे थमाते हैं। उनको पैसे थमाते हैं, उनको इतने इतने पैसे थमाते हैं कि इसको घर पे भिजवा देना। कहते हैं ठीक है। कुछ समय बाद उनकी फिर से मुलाकात होती है। जब फिर से मुलाकात होती है, विद्यार्थी जी फिर से पूछते हैं पैसे दे दिए, ही सेड कि हाँ दे दिए। ही अगेन आस्क्ड पैसे दे दिए, ही सेड कि हाँ दे दिए। उनको पता लग जाता है समथिंग इज काला, ये सच नहीं बोल रहे हैं। ये सच नहीं बोल रहे हैं। आज़ाद खुद से बोल देते हैं पैसे नहीं दिए, इशारा करके बोलते हैं अपने कॉमरेड्स की तरफ कि पैसे मैंने उन पर लगा दिए। असला, बारूद, अन्न। यस। गणेश शंकर विद्यार्थी आज कैसा तुमने क्यों करा? जो उत्तर आज़ाद की तरफ से आता है, उस उत्तर को सुन के गणेश शंकर विद्यार्थी निशब्द हो जाते हैं। आज़ाद सेड कि साहब ये जो मेरा बमतुल बुखार है ना, द बंदूक, द बंदूक, एक एक गोली मेरे घर वालों के लिए काफ़ी है, मेरे परिजन के लिए काफ़ी है। कौन सा क्रांतिकारी ऐसा बोल सकता है? गणेश शंकर विद्यार्थी टोटल निशब्द कि ये क्या बोल दिया। आज़ाद इसकी सीमा को समझाते हैं। हमारे प्रिय बंधु, मेरे घर वाले वृद्ध हो चुके हैं, उनको खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा। वो राष्ट्र के लिए उस तत्परता से आज काम नहीं कर सकते जिससे मेरे दल कर सकता है। दैट इज़ वाई वो जो पैसा है वो अनमोल है, उस पैसे का हर एक कण अनमोल है, हर चीज़ जो उससे आएगी वो अनमोल है। वो मैं अपने दल पे लगाना चाहता हूँ क्योंकि ये सब लोग राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। दैट वॉज द राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि भावना बाय चंद्रशेखर आज़ाद, एंड दैट वाज आज़ाद फॉर द इंडियन रिवॉल्यूशन। जैसे मैं तस्वीरों के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत ही कम तस्वीरें हैं सुखदेव की, कम तस्वीरें राजगुरु साहब की। भगत सिंह जी जयदेव कपूर के साथ में जाते हैं, अगेन अ कॉमरेड, जब असेंबली में, पार्लियामेंट में, सदन में बॉम्ब फेंकने के 1 या 2 दिन पहले या हफ्ता भर पहले कि यार तेरी एक खूबसूरत सी तस्वीर निकाल लेते हैं, मतलब रखेंगे, हम बताएंगे लोगों को कि हमारा यार ऐसा दिखता है। सो फोटो स्टूडियो में जाके उनकी वो फ़ोटो खींची जाती है जो उनका फेमस फोटोग्राफ है, नेशनलाइज स्टैंडर्ड फोटोग्राफ, जहाँ भी आप भगत सिंह को देखते हैं, सिंगल मूंछ, एकदम गोरा चट्टा सरदार, सरदार तो मैं नहीं कहूँगा मगर सब कुछ साफ, और हैट बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहनी हुई, वो एक फ़ोटो है। चंद्रशेखर आज़ाद साहब की हमें तस्वीरें देखने क्यों नहीं मिलती? देखिए, ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद की कोई तस्वीर नहीं है, आज़ाद की तस्वीर उपलब्ध है, लेकिन इसके पीछे भी एक अत्यंत रोचक किस्सा है। उस किस्से को भी हम समझेंगे। किस्सा क्या है? ये किस्सा रिलेट करता है मास्टर रुद्र नारायण से, जो कि झांसी में एक ड्राइंग टीचर थे। अब हिसाब लगाइए, इतिहास कैसे केंद्रित है? इतिहास इस संवाद से केंद्रित है कि उनके एक शिष्य थे विश्वनाथ वैशंपायन, जो कि उनकी भूमिका समझ के, इतिहास के प्रति लहज समझ के उनके साथ जुड़ गए थे। और वैशंपायन अंततः आज़ाद के सबसे विश्वसनीय साथियों में से एक थे। तो ये था रिलेशन इन तीनों का। अब इस चीज़ को समझेंगे कि वो क्या है। और आज़ाद के पास, या आज़ाद के संदर्भ में, वो जो तस्वीर है जो आपने देखी होगी, एक बलिष्ठ सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, हाथ में एक तरफ अपनी घड़ी पहनी हुई है, उनका वो बलिष्ठ सा डोला लिख रहा है, बाइसेप। यस, वो सीना दिख रहा है, वो चमचमाती आंखें दिख रही हैं, वो कड़क मूछें दिख रही हैं, और मूँछों को देते हुए तान, मूछों को देते हुए तान दिख रहा है। अगर अंग्रेज देख लें तो इधर से उधर बौखला के पागल हो जाएंगे। यह आज़ाद है। इसका किस्सा बहुत सिंपल है। 2 फोटोज खींची गई, एक फोटो ऐसी और एक फोटो उनके परिवार के साथ। किस्सा, फोटो तो खींच ली गई, आज़ाद नहा कर आते हैं, तुरंत मास्टर रुद्र नारायण अपना कैमरा निकालते हैं और एक झट सी फोटो ले लेते हैं। आज़ाद का मूड भी उस दिन बहुत खुश कि आज़ाद भी लाइक कि हम तो पोस्ट करेंगे। आज़ाद पोस्ट करते हैं, मास्टर रुद्र नारायण खींच लेते हैं। लेकिन बाद में जाके आज़ाद को इस चीज़ का ज्ञात होता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी फोटो खिंचवा के, क्योंकि कोई मेरा चेहरा जानता नहीं है, कोई मेरा चेहरा जानता नहीं। आज़ाद हर उस अदालत में रहे, आज़ाद हर उस मुलाकात में रहे, आज़ाद हर उस जगह रहे जहां उनका नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी थे एक बहरूपिये के रूप में। ये आज़ाद की क्षमता थी। उनसे बड़ा बहरूपिया पूरे दल में कोई नहीं था। आपके बाजू में बैठे होंगे, आपके साथ में कल रोटी खाई होगी, लेकिन आज आपको नहीं पता है कि ये वही इंसान, ये वही शख्स है। अगर आप दाल चावल खाते हैं तो दाल आप खाते हैं, चावल आप खाते हैं, लेकिन अगर तांबे में खाते हैं ना तो तांबे का भी न्यूट्रिशन मिलता है। आज़ाद वॉज दैट न्यूट्रिशन। जब फोटो तो खींच ली गई, आज़ाद को लग गया कि साहब कुछ गलत हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। अगर गलती से भी भनक लग गई ब्रिटिश फोर्सेस को तो बहुत सारी चीज़ दिक्कत हो सकती है। आज़ाद का सबसे विश्वसनीय साथी विश्वनाथ वैशंपायन, उनको वो ऑर्डर देते हैं, रुद्र नारायण, विश्वनाथ वैशंपायन एक्चुअली,
विश्वनाथ वैशंपायन को वो ऑर्डर देते हैं कि साहब आप मास्टर रुद्रनारायण के घर जाइए झांसी और उस तस्वीर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, पूर्णतः रूप से खत्म। वैशंपायन को लगता है भाई आज़ाद का ऑर्डर है, अपन को करना पड़ेगा ये चीज़। विश्वनाथ वैशंपायन गोस बैक टू झांसी। वो मास्टर रुद्रनारायण से बोलते हैं कि साहब इस चीज़ को अपन को डिस्ट्रॉय करना है, इस फोटो को जो आपने खींची है। मास्टर रुद्रनारायण निसंकोच इस बात पर अटल रहते हैं, वैशंपायन इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, आज़ाद तुम्हारे लिए क्या है? वैशंपायन बोलते हैं मेरे लिए सब कुछ है, उनसे बड़ा मेरे जीवन पे कोई किरदार नहीं, उनसे बड़ा हाथ मेरे सर पे किसी ने नहीं रखा। मास्टर रुद्रनारायण इस चीज़ को बतलाते हैं कि इतिहास में जो उनकी समीक्षा है वो तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, हमारे दल के अन्य सदस्य जानते हैं, लेकिन इतिहास में आगे आने वाले लोग उस समीक्षा को नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें पता है आज़ाद कैसे दिखते हैं, मुझे पता है आज़ाद कैसे दिखते हैं, लेकिन बाकियों को क्या बतलाओगे आज़ाद कैसे दिखते हैं? जो आगे बलिदान आने का वाले- अंक आज़ाद को प्राप्त हो सकता है वो शायद ना तुम्हें हो ना हमें हो। आगे आने वाली पीढ़ी को क्या आगे बताओगे? आने वाली पीढ़ी को क्या बताओगे कि आज़ाद असल में दिखते कैसे थे? विश्वनाथ इस बात को समझते हैं और अंततः उस फोटो को इस तरीके से छुपाया जाता है कि वो फोटो कभी मिलती ही नहीं है, वो तस्वीर कभी मिलती ही और नहीं ये है। बात छुपाई गई थी आज़ाद साहब से? बिल्कुल। विश्वनाथ जब वापस जाते हैं तो विश्वनाथ अपनी खुद की पुस्तक में इस चीज़ की चरण सीमा को आधार करते हैं और कहते हैं कि मैंने भैया से, आज़ाद भैया से प्रथम और अंतिम बार एक झूठ बोला था कि तस्वीर को नष्ट कर दिया गया, और दैट इज़ वाई वी हैव दोज टू ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। पिक्चर्स ऑफ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। या और इस चीज़ की समीक्षा को अगर हम राज और हमारे सारे साथियों को अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे, आज़ाद उन फिगर्स में से थे, उन लोगों में से थे जो सिर्फ राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते। एक बार रंजीत यानी भगत सिंह उनसे सवाल करते हैं कि दादा इतना लंबा समय हो गया आपने ये नहीं बताया घर कहाँ है। आज़ाद आक्रोश में बोलते हैं तुम्हें ये जानने की जरूरत क्या है? भगत सिंह थोड़ा संकोच में आ जाते हैं कि ये इन्होंने क्यों बोला। भाई भगत सिंह उनके जूनियर कॉमरेड्स में से एक विश्वसनीय साथी। चेले। इट इज़ लाइक कि जैसा आज़ाद चले वैसा चले भगत, क्रांति का समर चले और चले हमारी सगत। हम साथ चलते हैं तो काफिला बन जाता है, अंग्रेज चलते हैं ना तो बुनियाद ढल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ते रहना है। ये आज़ाद और भगत का एक नया मेला है, एक नया संगम है। आज़ाद भगत को बाद में इस चीज़ को समझाते हैं कि रंजीत इसमें तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को समझो, अगर तुम ही गोपनीयता नहीं रखोगे, तुम ही मेरा घर पूछ लोगे तो कैसे चलेगा? और दल का सबसे बड़ा नियम क्या था कि ना ही हम एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे, ना ही हम पूछेंगे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माई बाप कौन है, तुम कहाँ से आते हो, किस क्षेत्र से आते हो। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्रांति से। वन फोकस वन ऑब्जेक्टिव। यस, वन फोकस वन ऑब्जेक्टिव। आज़ाद वॉज लाइक कि मुझे नहीं बतलाना है कि मेरा घर कहाँ है। जज्बात जब हावी होना होगा तब वो एक्शन के दौरान हावी हो जाएंगे। कि आज़ादी के लिए जब हम लड़ रहे हैं तो जो उनका बंतुल बुखारा वो जब इस्तेमाल हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब काफ़ी इमोशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट देन इस वक्त एज इन माई पोजिशन एज कमांडर इन चीफ मैं अपने आप को उस तरीके से व्यक्त नहीं कर पाऊंगा जिसकी अपेक्षा या तुम जो चाह रहे हो कि मैं करूँ, जस्ट बिकॉज हमने इतना वक्त एक दूसरे के साथ गुजार लिया। तो स्टिल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक कॉमरेड, एक ऑब्जेक्टिव के साथ। बिल्कुल। अब कमांडर इन चीफ की डेफिनेशन क्या है? जब तक वो फॉलो नहीं करेगा तब तक बाकी उसका निर्वाचन नहीं करेंगे। आज़ाद ऑलवेज डिस्प्लेड कि साहब मुझे नहीं बतलाना मेरे बारे में, इतिहास के बारे में कि मैं क्या हूँ, मैं क्या जानता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बारे में कुछ भी छपे, मेरी कोई तस्वीर आए, कोई जाने मेरे बारे में। दैट वॉज चंद्रशेखर आज़ाद। जो मैंने करना है वो मैंने करना है। यस, आज़ाद टोल्ड दिस टू भगत सिंह। भगत सिंह अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि साहब ही इज़ अ डिफरेंट मटीरियल, ही इज़ अ डिफरेंट मटीरियल। क्योंकि आज़ाद कभी नहीं चाहते थे उनके ऊपर कभी आई मीन भी सच कुछ ए लिखा लेजेंडरी जाए। मैन ना, जिस तरीके से उनका जाना हुआ, जिस तरीके से उन्होंने वीरगति प्राप्त की। बिल्कुल। कोई अच्छे से अच्छा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या कोई भी इंसान ऐसा सीन नहीं लिख सकता जिस तरीके से उन्होंने असलियत में उसे जिया है। That बनारस scene- वाराणसी में उस गार्डन में, इलाहाबाद सॉरी, उस गार्डन में उनका एक इंसान उनके साथ, उनका एक कॉमरेड उनके साथ मुखबरी करता है और कम से कम सैकड़ों की तादाद में एक चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए सब डरते हुए अपने साथ में राइफल्स, पिस्टल्स और ना जाने क्या क्या सब आते हैं, लेकिन एक आज़ाद को पकड़ने के लिए फिर भी उनके कदम डगमगा रहे हैं आगे बढ़ने से। डर है, खौफ है कि आज़ाद है क्या चीज़, कैसा दिखता है, क्या करता है। और फिर भी उन्होंने अपने एक सिंगल वेपन से कितने अंग्रेज़ों को मार गिराया।
इट इज़ लाइक राज, जब हम आज़ाद की बात करते हैं, आज़ाद की पहलू की बात करते हैं, आज़ाद के साथ अगर क्रांति चली तो विश्वासघात भी चला। जब आज़ाद को यह पता लग गया कि साहब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों की फांसी तय हो गई है, द डेट वॉज फिक्स्ड एज 7 अक्टूबर 1930 when the decision came out that they shall be hanged. Azad was completely destroyed, but yet again he had to bring on the movement. उनको कुछ ना कुछ करके दल को आगे बढ़ाना था, मूवमेंट को आगे बढ़ाना था, कैसे ना कैसे करके ही वांटेड कि दल खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र के प्रति उनका एक निर्वाचन था, उनको वो आगे बढ़ाना था। अब जैसे हमने आज़ाद की बात करी है, जैसे हमने भगत की बात करी है, तो आज़ाद और भगत में किस मेल का संबंध था कि एक सेनापति है और एक उसका फॉलोवर। जैसा चले सेनापति वैसा चले फॉलोवर। एंड दैट वाज द बेस्ट कॉमरेड। यस, आज़ाद हर चीज़ को अपने ऊपर लेके चलते थे। कोई भी तकलीफ आएगी तो सबसे पहले मुझे आएगी, मेरे सीने पे लगेगी, तुझ पे नहीं लगेगी। कोई भी तकलीफ आएगी तो बलिदान का अंग सर्वप्रथम हम प्राप्त करेंगे। आज़ाद वॉज ऑफ अ बिलीफ कि साहब कैसे ना कैसे करके दल को हमें पुनर्संगठित करना है, जितने भी लोग बचे। यहाँ बात आती है आज़ाद के विश्वास की, जो उनके प्रति दल में था, जो सारे कॉमरेड्स उन पे किया करते थे, उनको सेनापति मानते थे। आज़ाद क्या थे? आज़ाद ने एक घोषणा करी थी, जिसको कहते हैं ना कभी कभी सरस्वती आपके जुबान पे होती है। आज़ाद ने एक ऐसी घोषणा करी। घोषणा क्या थी, इस चीज़ को समझेंगे। दल में सब लोग बैठे हुए हैं, एक घर में सब लोग बैठे हुए हैं, ये मोज़ाक हाउस था ये? It was not actually Mosaic House, it was actually a normal. वैसे हमारे ऑडियंसेस को बता दीजिए मोज़ाक हाउस क्या था? Mosaic House was basically one of the most a kendra where most of the revolutionary activities decision were to take place. Their hangout place. Everything. अगर कोई चीज रखनी है तो मोज़ाइक हाउस, अगर कोई बात करनी है तो मोज़ाइक हाउस, अगर कोई केंद्र बनाना है तो मोज़ाइक हाउस, अगर क्रांति की नींव डालनी है, दैट वॉज मोज़ाइक हाउस। हालांकि जब आज़ाद की हमने ऊपर बात करी है तो आज़ाद ने एक घोषणा करी थी। वो घोषणा क्या थी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और आज़ाद क्या थे उनको यहाँ से पता लगता है। सरस्वती जब जुबान पे होती है तो कुछ भी हो सकता है। वो इतिहास के केंद्र में कहते हैं ना, एक कमरा है, उस कमरे में सारे क्रांतिकारी बैठे हुए हैं, बैठ के बातचीत कर रहे हैं, किसको कैसी सजा मिल सकती है। लोग बोलते हैं विजय कुमार सिन्हा और भगत सिंह को तो मूवी देखते देखते फांसी मिल जाएगी। ये फिल्मची थे ना दोनों, बहुत ज्यादा। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट फैंस ऑफ सिनेमा। सुखदेव राज, जो चंद्रशेखर आजाद के अंतिम पल, अंतिम समय एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं या चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं, वहां पर थे। वो बतलाते हैं कि भगत सिंह वॉज अ फैन ऑफ मूवीज। वो पैसे बचाता था सिर्फ किस लिए कि पिक्चर देख सके, मूवीज देख सके, चलचित्र देख सके। चार्ली चैपलिन, बम्बई की बिल्ली, चार्ली चैपलिन, अंकल टॉम्स कैबिन। He was fan of novels, he was fan of cinema, and he was one of the most greatest actors. And that's where you can realize his intellect also, because Yes. एक ऐसा media form which is so new, which is so raw, and which is so liberating and revolutionary at the same time, because it is today, आज 100 साल के बाद में सिनेमा रूल्स द वर्ल्ड टेक्निकली, द वीडियो Yes, मीडियम, और वो yes. इंसान उससे उस वक्त जुड़ाव महसूस कर पा रहा था। तो ऑब्वियसली ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। Why I am calling Bhagat Singh an actor? नो, ये फिल्म वाला किस्सा बताओ आप पहले। It is just like कि भगत सिंह was very filmy, very very jolly nature। जैसा भगत सिंह को मूवीज में दिखलाया जाता, भगत सिंह वैसे कभी थे ही नहीं। भगत सिंह yet again नॉवल उनके हाथ में हो। शिव वर्मा तो बतलाते हैं उस इंसान के शरीर में कपड़ा ना हो लेकिन पुस्तक जरूर हो, किताब होगी। That was भगत सिंह फॉर यू। That was भगत सिंह फॉर यू, जो पैसे बचाता था क्यों? जिससे वो सिनेमा देख सके। जो पैसे बचाता था क्यों? जिससे वो खाने का त्याग करे और सिनेमा को प्राप्त करे। जो पैसे बचाता था क्यों? जिससे वह विचार विमर्श के लिए सिनेमा देख सके। विचार विमर्श मैंने क्यों बोला? इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि साहब भगत सिंह, रंजीत जब चलचित्र देखा करते थे, जब मूवीज़ देखा करते थे, जब फिल्म्स देखा करते थे, इसलिए नहीं जिससे उनको मज़ा मिले, इसलिए जिससे वो उस चीज़ को कभी सीख सके। किरदार, कहानियाँ, किस्से, स्वरूप, क्रांति, मकसद। दैट वॉज भगत सिंह। आज़ाद एक बार भगत सिंह से बोलते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया जिस चीज़ का तुमको पैसा मिला था? भगत सिंह भी लाइक यस, खा लिया। आज़ाद फिर से बोलते हैं तुमने खाना नहीं खाया है रंजीत। और रंजीत इस चीज़ को एम्पलीफाई भी कर देते हैं, जी मैंने खाना नहीं खाया। वो उनको बतलाते हैं कि मैंने मूवी देख ली, मैंने एक चलचित्र देख लिया। आज़ाद अकबर बोला इतना पैसा मिलता है, इतनी बड़ी पिक्चर देख लो, इतना खर्चा कर लो, कैसे चलेगा? रंजीत समझाने की कोशिश करते हैं, भगत सिंह समझाने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि भैया मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आज़ाद कहते हैं बस भगत, रंजीत, तुम्हें अगर किसी चीज़ का पैसा मिल रहा है तो उसकी इज्जत करना सीखो।
भगत सिंह उनको उत्तर देते हैं, प्रिय भैया, मैंने जो चलचित्र देखा है वह अमरीकी क्रांति पर देखा है, अमरीकी की सशस्त्र क्रांति पर देखा है, जिसको अंग्रेजी में द अमेरिकन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस चलचित्र को मैंने देखा है, इस पर मैं पत्र लिखूंगा, इस पर मैं लेख लिखूंगा, और वहाँ से मैं अपनी परंपरा प्राप्त कर रहा हूँ। वहां पर मैं अपनी परंपरा प्राप्त कर रहा हूँ, धरोहर प्राप्त कर रहा हूँ। उस धरोहर को जब हम आगे भेजेंगे पत्रों के व्यवहार से, लेखों के व्यवहार से, तो ये आगे तक विचार बन के जाएगा और यही विचार इनकलाब लेकर आएगा। और That was प्रेरित इंसान, मतलब ग्लोबल लेवल की रिवॉल्यूशन को पढ़ने वाला, समझने वाला, ताकि उनके ब्लूप्रिंट को फॉलो करके वो यहाँ पर आज़ादी क्रांति ला सके। बिल्कुल यार, whenever we talk about भगत, भगत was a different breed। हर चीज का उनमें सम्मिलन था, हर चीज का। भगत सिंह came from a परिवार of क्रांतिकारी। या उनके He चाचा came from the परिवार जहां उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, गदर पार्टी, greatest revolutionaries that Bharat had, greatest revolutionaries, again lost with the times of history and time, they are all immortal। उनको जो विचारधारा मिली थी अपने परिवार से मिली थी, जो मानसिकता थी अपने परिवार से थी। भगत सिंह जब दल में आते हैं, हम हमेशा कहते हैं एक हीरो ही हीरो को पहचानता है। इतिहास उसी की समीक्षा करेगा जिसने इतिहास को रचा है, और जो ना कभी डरा है, जो ना कभी डरा जिसने है। पुराने तौर तरीके छोड़कर अपनी एक नई नींव, अपनी एक नई ढाल डाली। That is पढ़ने how it लिखने वाला was। इंसान, हिंदी में सशक्त, अंग्रेजी में अच्छे अच्छे लॉयरों की बैंड बजा देने वाला। बिल्कुल, that is how भगत सिंह works। भगत सिंह साहब, when Bhagat Singh was to come in college, he was to stay at a library। नेशनल कॉलेज से उन्होंने लाहौर, अपनी शिक्षा ली। लाहौर, यस यस, जो लाला लाजपत राय साहब ने खुलवाया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक सुखदेव भी वहीं थे ना। यस, अधिकतर क्रांतिकारी, अधिकतर भगवती, क्रांतिकारी थे। सुखदेव, जयदेव कपूर। जयदेव कपूर वाज इन डीएवी कानपुर। बट भगत सिंह तो अपने लायलपुर के बंदे थे, जो कि आज के पाकिस्तान में है। बिल्कुल। सो इट इज लाइक, सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट भगत सिंह जिस क्षेत्र से आते थे या जिस जगह से वो आते थे, बाद में वो जहाँ गए, जैसे हुआ, उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, भगत सिंह वाज वन ऑफ द मोस्ट जॉली नेचर्स। उसको पिक्चर भी देखनी है, उसको खाना भी खाना है, पढ़ाई भी करनी है, उसको मक्खन भी करना है, उसको दूध दही सब कुछ चाहिए, बातचीत भी करनी है दोस्तों के साथ, मोल मजाक सब कुछ करना है। स्टेज एंड प्लेस, यस, थिएटर। व्हाई आई एम सेइंग दैट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स, इसका एक कारण है, वो इतिहास में इतनी, जिसको कहते हैं जबरदस्त भूमिका निभा कर गया कि आज तक उसका कोई अदाकार बन ही नहीं सका। अ ट्रू फ्लैम्बॉयंट। यस, अ ट्रू एटर्नल रेबल। एक ऐसा किरदार भगत सिंह ने निभाया जो किरदार आज तक कोई और ना निभा सका, जिनका एक एक शब्द साम्राज्यशाही व साम्राज्यवाद के खिलाफ। इट वाज एज सिंपल एज दैट कि आज़ादी उनकी मोहब्बत थी। Yes. और किसी भी कीमत पर अंग्रेज जो बीच में विलन था और उसकी जो विचारधारा थी, जो उनके देश को जकड़ी हुई थी, उसको खत्म कर कर उस मोहब्बत तक पहुंचना था, भले ही वो वीरगति प्राप्त कर कर क्यों ना पहुंचा जाए। बिल्कुल। भगत सिंह वाज द डेफिनेशन में कि इश्क लिखना चाहूं तो ख्वाब लिख जाता है, मैं लिखता भी हूं तो इनकलाब लिख जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो आई थिंक इन्हीं सब क्रांतिकारियों ने कोट किया था, इन्हीं सब ने लिखा था। यस यस। देखिए ऐसा है, जैसे मैंने बताया कि एक सेकंड, हाँ, आप जो कह रहे थे कि कभी कभी सरस्वती जुबान पर आ जाती है, तो किस्सा हो रहा था कि कौन कैसे पकड़ा जाएगा। यस, या ये तो हम भूल ही गए, इस चीज पे तो हम आए ही नहीं। तो जब हम कहते हैं कि सरस्वती कभी कभी जुबान पर होती है और वो जुबान कभी कभी सत्य हो जाती है, कि भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा एक पिक्चर देखते देखते पकड़े जाएंगे और उसके बाद भी भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा बोलेंगे थामा थामा, रुक जाओ, पिक्चर कंप्लीट होने दो, फिर फांसी पे चढ़ेंगे। फांसी मजाक चलता रहा। राजगुरु को बोला गया ये तो सोते हुए वहां से पकड़े जाएंगे। इनको सोना सबसे पसंद है। ये जब सो भी रहे होंगे तो जब इनको डाला जाएगा तब भी ये बोलेंगे अब सोने दो, उसके बाद देख लेंगे, थोड़ी देर और। राजगुरु वाज मस्त मौला टाइप, सबके किरदार की बात हो रही थी। और जब आज़ाद साहब के ऊपर बात आई, जब आज़ाद ऊपर की बात आई, आज़ाद साहब के ऊपर बात आई, तो इतनी हिम्मत कौन कर सकता था कि कौन बोले। कहीं ना कहीं से रंजीत ने, भगत सिंह ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बोला कि जब बलराज भैया की फांसी चढ़ेगी तो गले में ही 3 रस्से लगेंगे मोटे मोटे, इतना बड़ा गला है। तो आज़ाद हंसे तो जरूर, साथ में उनका रखा था बमतुल बुखारा जो थी उनकी पिस्टल। जब उन्होंने बंदूक की तरफ इशारा करके बोला कि जब तक यह बमतुल बुखारा हमारे पास है, किसी अंग्रेज में इतनी कुवत नहीं है कि वो हमें पकड़ पाए, ना हमें थाम पाए, ना हमें किसी भी किरदार में ढाल पाए। और अंततः वही हुआ। सन 1931 27 फरवरी, एल्फ्रेड पार्क। सन 1931 27 फरवरी, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, अब प्रयागराज, हिंदुस्तान। उस क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई जहाँ पर साम्राज्यशाही के
पुलिस अफसर्स ने उनको थामने की कोशिश करी। थामने की कोशिश करते करते आज़ाद उस संघर्ष में थे जिनके साथ सुखदेव राज भी थे। और जो बोली हुई बात उस कमरे में हुई थी कि जब तक यह बमतुल बुखारा मेरे साथ है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं उगाड़ सकता। किसी की इतनी कुवत नहीं कि मुझे छू पाए। और अंततः वह श्रेय आज़ाद को ही प्राप्त हुआ कि ना उन्हें कोई छू पाया, ना उन्हें कोई ढाल पाया। वो अपने ही माटी के थे, अपने ही माटे पे चले गए। और जैसे वो कहा करते थे कि आज़ाद ही हैं, आज़ाद ही रहेंगे, उस सत्य का वह निर्वाचन करते हुए गए और अंततः हुआ भी यही। और आज़ाद की आप भूमिका देखिए, भूमिका को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो साहब सुखदेव राज उनके साथ थे। उन्होंने सुखदेव राज से बोला तू भाग यहां से, उनको निकाला उन्होंने वहाँ से। सिराज तू निकल यहां से। सिराज वॉज द नेम दैट वॉज गिवन टू सुखदेव राज। सुखदेव राज बतलाते हैं कि उन्होंने मुझसे बोला कि सिराज तू भाग यहां से निकल, सो एज टू इंश्योर के दल के लोग बचे रहें। जैसे वो एक बड़ी सुंदर कोट है ना जो वाजपेयी साहब ने कही कि मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। जैसे सब सोचते हैं और जैसे सबने दिखाया, आई थिंक वैसा ही हुआ होगा कि उन्होंने अपने बमतुल बुखारा को देखा होगा, उसमें आखिरी गोली खुद के नाम की डाली होगी। और क्योंकि पहले ही वो कुछ लोगों को तो मार चुके थे, कुछ कहियों को वो एंजोर कर चुके। It's like I'll tell you the entire incident what basically happened। सुखदेव राज और चंद्रशेखर आजाद इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे। वो बात क्या थी? सुखदेव राज से चंद्रशेखर आजाद पूछते हैं कि तुम कभी बर्मा गए हो? वो बतलाते हैं हाँ गए। बड़ी गंभीर बात होती है। आजाद बोलते हैं कि क्या हमारे दल के साथी बर्मा जा सकते हैं? सुखदेव राज बतलाते हैं कि जिस समय मैं गया था उस समय बर्मा विभाजित नहीं था, इट वॉज अनडिवाइडेड। अब में मसला हो सकता है। इतनी बात होती ही है कि कहीं ना कहीं आजाद को यह प्रतीत होता है कि उन्होंने वीरभद्र तिवारी को देखा है और वीरभद्र तिवारी के ही ऊपर अंततः यह इल्जाम भी आया था मुखबरी का। आजाद को मुखबरी करने का सबसे बड़ा इल्जाम वीरभद्र तिवारी ने ही किया। लेकिन आजाद को इस बात का शक होता है कि वीरभद्र तिवारी यहाँ क्या कर रहा है, और शायद उन्होंने देखा। सुखदेव राज इस बात से बिल्कुल खफा थे, उन्होंने आज तक वीरभद्र तिवारी को नहीं देखा। और आजाद इस चीज पे शंका जतलाते हैं कि दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस चीज की घटना होने के बाद एक गाड़ी आके खड़ी होती है, उस गाड़ी से नॉट बावर निकलता है, ठाकुर विश्वेश्वर सिंह निकलते हैं और 2 ऑफिशियल्स और निकलते हैं सफेद कपड़ा पहने हुए। नॉट बावर जब जैसे ही गेट की एंट्री लेता है, आजाद वॉज टू इंश्योर दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, एंड इट इज हैपनिंग एट द एल्फ्रेड पार्क। जो होगा आज होगा, इसी समय होगा, इसी रण में होगा, इसी केंद्र में होगा। एंड आजाद की जो पारी थी जो उन्होंने इस कमरे में बोली थी वो वहां पे साबित हुई। नॉट बावर सबसे पहली गोली चलाता है ये पूछ के यहां क्या कर रहे हो, या क्या कर रहे हो। जैसे ही वो अपना बंदूक निकालता है, नॉट बावर की गोली सबसे पहले आजाद की जांग में लगती है। पहला शॉट इट वॉज टेकन बाय नॉट बावर, दूसरा शॉट वॉज टेकन बाय आजाद। नॉट बावर और उनकी कंपनी मॉल्ट्री के पेड़ के पीछे, आजाद और उनकी कंपनी जामुन के पेड़ के पीछे। अंततः वह पेड़ सरकार ने 3 वर्ष बाद ही कटवा दिया था, 3 दिन बाद ही कटवा दिया, ताकि वहाँ लोग आकर स्मारक ना बना दे, ताकि लोग वहाँ के स्मारक ना बढ़ा दें। लोग वहाँ के पुष्प चढ़ा रहे थे, लोग वहाँ के क्या क्या नहीं कर रहे थे। उस माटी का पूजा स्पर्श सब कुछ हो रहा था। जिस माटी पे पंडित जी का खून लगा है वह माटी हमारे लिए अमृतत्व का रूप है, पावन परम बलिदान। पावन परम वह बलिदान। जब प्रोसेस चल रहा था, जब शूटिंग चल रही थी, जब गोलियों की धार चल रही थी, आजाद निर्धारित केंद्र से काम कर रहे थे। अब आप हिसाब समझिए, नॉट बावर जो कि पुलिस ऑफिशियल है, वो जब गोलियां मार रहा था तो जामुन के पेड़ के 7-7, 8-8 फुट ऊपर गोलियां लग रही थी। आजाद जब गोलियां चला रहे थे तो मॉल्ट्री के पेड़ पे 5-5 फुट पे गोलियां लग रही थी। एंड नॉट बावर वाज ऑफ हाइट ऑफ 5 फीट। दैट इज हाउ एक्यूरेट द पॉइंट ऑफ आजाद वॉज, बिल्कुल एक्यूरेट। लेकिन अंततः हुआ यह कि आत्म बलिदान, आत्मसमर्पण की जो बात होती है वह देश की मिट्टी की सबसे बड़ी रचना है, जो आज़ाद ने उस विवेक को प्राप्त करा। सिराज को बोला तू निकल यहाँ से, तू जा यहाँ से, और अंततः वह सिपाही उन गद्दारों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। और जैसे मैंने बताया कि आज़ाद की घोषणा अगर एक बार हो गई तो साहब हो गई। आज़ाद ने अगर रण ले लिया तो ले लिया, आज़ाद ने अगर कोई बात बोल दी तो बोल दी, आज़ाद ने अगर तीर निकाल दिया तो निकाल दिया। आज़ाद के उत्तराखंड के साथी जो थे भवानी सिंह रावत को कटरा मोहल्ला, एक जगह थी कटरा मोहल्ला इलाहाबाद में, तो कटरा मोहल्ला में एक मकान था इन लोगों का। आज़ाद और भवानी सिंह रावत वहाँ रहा करते थे। और आज़ाद ने भवानी सिंह रावत से बोला कि यार भवानी, मुझे बड़े अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा सपना आ रहा है कि मैं अंग्रेज़ों से लड़ रहा हूँ। और देखिए अंततः हुआ भी यही
कि आज़ाद की बोली हुई हर एक कण की बात उस दिन 27 फरवरी सन 1931 को साबित हुई, परिपूर्ण हुई कि ऐसा मेरे साथ कुछ हो रहा है। उन्होंने अपनी माटी को चूमा होगा और आखिरी गोली जो उन्होंने अपने लिए अपने नाम पर रखी थी अपने अंदर ही उन्होंने दाग दी, इस मत के साथ कि मैं आज़ाद जिया हूँ, आज़ाद रहूँगा, ना अंग्रेज़ों के हाथ आया था ना आऊँगा। आज़ाद के ऊपर अगर हम कोई रचना लिख सकते हैं तो यही लिखेंगे कि तुम जितने कोड़े बरसाओगे हम उतना चीखे चिल्लाएंगे, मगर जब रक्त बहेगा शरीर से तो नारे इनकलाब के ही आए। सचिंद्र नाथ सान्याल की जो वाइफ थी प्रतिभा सान्याल, आज़ाद की सेरेमनी में हुआ क्या, जो अंतिम सेरेमनी थी, प्रतिभा सान्याल ने एक बहुत रचनात्मक भाषण दिया। प्रतिभा सान्याल आज़ाद के लिए कहती हैं कि जिस प्रकार खुदीराम बोस जब वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी भस्मी को लोगों ने अपने गले में बांधा, उसी प्रकार आज आज़ाद की भस्मी को लोग अपने चरणों पे, अपने माथे पर, अपने हर बिंदु के केंद्र पर लगाएंगे, जिससे कि वह विश्वास, परिपूर्णता, वह दृढ़ता, वह रचनात्मक सोच आज़ाद की जो थी हमारे इस मन व मस्तिष्क में आ सके। दैट वॉज पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, जो मरने के बाद भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद है, हमेशा आज़ाद है। बिल्कुल। अगर हम HSRA की बात करेंगे और उसमें आज़ाद ना हो तो वो HSRA नहीं।